जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक बार न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ की पोस्टिंग के बारे में। आर्मी ऑर्डर 22/2001 के मुताबिक डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ की पोस्टिंग होती है और ये आर्मी ऑर्डर तीनों फोर्स पे लागू है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में सेम आर्मी ऑर्डर के अंडर पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्टिंग कितने प्रकार की होती है और एम्प्लॉयज़ अपनी पोस्टिंग कैसे करवा सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, ज्वाइन हुए हैं अभी या जो प्रोविशन पीरियड में हैं, उनकी पोस्टिंग का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में। तो लास्ट तक बिना स्किप किए देखना ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। टाइप्स ऑफ पोस्टिंग: रोटेशनल ट्रांसफ़र, कंपैशनेट ग्राउंड ट्रांसफ़र, म्यूचुअल बेसिस ट्रांसफ़र। रोटेशनल ट्रांसफ़र या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं इसको। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ट्रांसफ़र में हेडक्वार्टर से पोस्टिंग आती है डायरेक्ट, और जहां डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत हो वहां हेडक्वार्टर आपकी पोस्टिंग करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में पर जो पोस्टिंग होती है उसमें आपको टीए, डीए वगैरह क्लेम कर सकते हो। कंपैशनेट ग्राउंड ट्रांसफ़र: कंपैशनेट ग्राउंड ट्रांसफ़र पर एम्प्लॉय अपने घर की प्रॉब्लम्स, मदर फादर की केयर वगैरह के हवाला देकर एम्प्लॉय अपनी पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अगर एम्प्लॉय पेरेंट्स की हेल्थ की बात करके पोस्टिंग की एप्लीकेशन देता है तो उसे अपने पेरेंट्स के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में लगाने होंगे। उसके बाद ओसी, ओआईसी या जो भी आपका ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर, उन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को अगर चाहे तो सिविल अथॉरिटी से वेरीफाई करवाने के बाद पोस्टिंग एप्लीकेशन को हेडक्वार्टर फॉरवर्ड करेगा। एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्मेट में फॉरवर्ड की जाएगी और अगर पोस्टिंग आ जाती है तो एम्प्लॉय को 7 दिन के अंदर पोस्टिंग आउट करना होगा और न्यू यूनिट में रिपोर्ट करनी होगी। और एक ख़ास बात बता दूं आपको, ये वीडियोस में सिर्फ अदर देन क्लर्क ट्रेड के लिए बनाता हूं, क्योंकि ये जो बातें मैं बताता हूं क्लर्क को ये सब बातें पता हैं, लेकिन बाकी जो ट्रेड्स होते हैं वे इन सब रूल्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्लर्क नोज़ एवरीथिंग, क्योंकि उनके पास सोर्स होता है जानकारी हासिल करने का। मैं अपनी वीडियोस में सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करता। तो अगर आपको जो मैं जानकारी देता हूँ इसके रिलेटेड रूलिंग लेटर वगैरह चाहिए तो आप मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं जो जानकारी देता हूँ अगर आपको अच्छी लगती है, आपकी काम की चीज़ लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट वगैरह कर दिया करो मोटिवेशन के लिए। अच्छा लगता है कमेंट देख के कि भाई हाँ, कोई देख के कुछ बताता है मुझे या कोई फीडबैक देता है। और ये मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो यार। जो भी अपने जान पहचान वाले भाई बंधु हैं जिनको ये नॉलेज, जिनके आपको लगता है कि इनकी भी काम की चीज़ है, उसको भी पता लगना चाहिए इस बारे में, तो उनसे भी शेयर करो, उनके साथ ये चैनल का लिंक शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और यार मोटिवेशन, मुझे मोटिवेट रखो। अगर मुझे मोटिवेट, जितना मोटिवेट रखोगे उतनी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। अगर मैं डिमोटिवेट हो गया तो मैं वीडियोस लेस कर दूंगा बनाना। फिर चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जब एम्प्लॉय की पोस्टिंग की एप्लीकेशन कंसर्न हेडक्वार्टर को रिसीव होती है और अगर पोस्टिंग की जगह खाली नहीं हो तो वह एप्लीकेशन AGMP4 सिविल को फॉरवर्ड कर दी जाती है। और एप्लीकेशन मिलने के बाद हेडक्वार्टर उसे चेक करता है। अगर एप्लीकेशन सही फॉर्मेट में और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ हो तो उसे वेटिंग लिस्ट में ऐड किया जाता है। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन से पहले 50 लोगों की और एप्लीकेशन है तो आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 51 होगा और ये वेटिंग लिस्ट नंबर कंसर्न यूनिट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर यूनिट को 1 माह में कोई इंटीमेशन नहीं मिलता हेडक्वार्टर की तरफ से एप्लीकेशन के बारे में तो यूनिट रिमाइंडर सेंड करके रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकती है, यानी वेटिंग लिस्ट नंबर मांग सकती है। पोस्टिंग वेटिंग लिस्ट नंबर के मुताबिक ही आती है। मतलब अगर आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 51 है तो 50 लोगों की पोस्टिंग निकलने के बाद ही आपकी पोस्टिंग आएगी। एम्प्लॉय की पोस्टिंग उसका नंबर आने पर चॉइस स्टेशन में से कहीं भी आ सकती है।
ये चॉइस स्टेशन वही होंगे जो फर्स्ट एप्लीकेशन देते वक्त जो 3 चॉइस स्टेशन हम डालते हैं एप्लीकेशन में, उन्हीं 3 चॉइस में से एक जगह आपकी पोस्टिंग आएगी। म्यूचुअल बेसिस ट्रांसफ़र। म्यूचुअल पोस्टिंग में 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में ये पोस्टिंग होती है जो कि आपसी सहमति से एक दूसरे की यूनिट में एक दूसरे की जगह पोस्टिंग के लिए जॉइंटली एप्लीकेशन देते हैं। म्यूचुअल पोस्टिंग में एम्प्लॉई आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कहीं भी अपनी पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉई आर्मी से नेवी या नेवी से एयरफोर्स जाता है तो उसकी सीनियरिटी डाउन हो जाती है। ये सीनियरिटी तब भी डाउन होगी अगर एम्प्लॉई एएमसी से ईएमई एमईएस या एमईएस से ईएमई वगैरह में भी जाएगा, तब भी ऐसे केसेस में भी सीनियरिटी डाउन हो जाती है एम्प्लॉय की। अब बात करते हैं उन एम्प्लॉय की जिन्होंने प्रोबेशन पीरियड में हैं, तो उनके लिए पोस्टिंग के क्या रूल्स हैं। मैं आपके साथ एक चेकलिस्ट शेयर करता हूं जिसमें बताया गया है कि न्यूली अपॉइंटेड जो अपॉइंट हुए हैं या प्रोबेशन पीरियड में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उनका पीरियड वगैरह कैसा देखना है और किस कंडीशन में वो अप्लाई कर सकते हैं पोस्टिंग वगैरह के लिए। तो आइए मोबाइल स्क्रीन पे मैं बताता हूँ। चेकलिस्ट फॉर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑन कंपैशेट ग्राउंड। तो इसमें जो ऑफिस को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कैसे इंडिविजुअल की एप्लीकेशन वगैरह लेनी, तो उसमें सीरियल नंबर 2 आप देख सकते हो, ये 2 है। क्या लिखा है इसमें देखिए, इफ़ वेदर द एप्लीकेंट हैज़ completed 7 years of service and has been removed from probation, only those applicant who have completed 7 years of service and have been removed from probation are eligible to कंसीडर्ड फॉर कंपैशेट ग्राउंड। तो जिनकी सर्विस 7 साल हो चुकी है और वो प्रोबेशन पीरियड से निकल चुके हैं, वही कैंडिडेट वही एम्प्लॉई प्रोबेशन पीरियड कंपैशेट ग्राउंड पर पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। और जैसे ही आपकी 7 साल पूरे होते हैं या 7 साल पूरे होते हैं और कंपैशेट इसमें क्या कहते हैं इसको, प्रोबेशन पीरियड, हम प्रोबेशन पीरियड से आप आउट होते हो, एक प्रोबेशन पीरियड और दूसरा 7 साल ऑफ सर्विस। जैसे ये दोनों कंडीशंस आप कंप्लीट करते हो, पूरी करते हो, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन दे सकते हो कंपैशेट ग्राउंड के लिए, उनका कंपैशेट ग्राउंड पोस्टिंग के लिए। तो उसमें जैसे ही आप एप्लीकेशन देते हो तो उसके बाद क्या होता है, उसके साथ में आपको ये फॉर्म्स देने पड़ते हैं। देखिए ABCD, जैसे एनेक्स्चर I to अपेंडिक्स E ऑफ पोस्टिंग पॉलिसी, ऑथेंटिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। साथ में अंडरटेकिंग बाय इंडिविजुअल अंडरटेकिंग देगा और अंडरटेकिंग बाय इंडिविजुअल्स लगेंगे। और प्लस इसके अलावा इंडिविजुअल ये भी लिख के देगा कि मैं अपने खर्चे पे जाऊंगा, एक्सपेंसेस वगैरह। और OIC और CO भी एक सर्टिफिकेट देते हैं कि जैसे इसकी पोस्टिंग आएगी हम इनको 7 दिन के अंदर रिलीव कर देंगे वगैरह वगैरह, ऐसे वाले पूरी कंडीशंस देख के आपको देनी पड़ती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको वाला सर्टिफिकेट कहाँ है। जैसे इसमें देख सकते हो कि एक इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर में पॉइंट नंबर 10 में क्लियर मेंशन किया गया है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली क्लियर मेंशन की गई है कि इंडिविजुअल की 7 साल की सर्विस होनी चाहिए। ये देखिए 7 साल की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद भी वो पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ये क्लियर। द मिनिमम कंपल्सरी tenure to serve in the unit is 7 years. No request for posting on compassionate ground will be accepted unless you are confirmed after completion of probation period in this unit. तो आपको फर्स्ट तो आपको प्रोबेशन पीरियड से कंफर्म होना है, सेकेंड 7 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके बाद ही एम्प्लॉय कंपैशेट ग्राउंड पे भेज सकता है, पोस्टिंग दे सकता है, एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकता है। तो होप आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जो न्यू अपॉइंटमेंट हैं वो उनके लिए क्या रूलिंग वगैरह है। तो बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप पोस्टिंग वगैरह के लिए प्लान कर रहे थे तो इसके मुताबिक कीजिए प्लान, जैसे इसमें रूलिंग वगैरह आपको बता दी मैंने, तो इसी हिसाब से प्लान कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।